हेलो एंड वेलकम टू कोड विचार। आज की वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेट कोड बाई वीकली कॉन्टेस्ट 117। दिस विल बी एन एंड टू एंड वीडियो वेयर आई विल बी एक्सप्लेनिंग द इंट्यूशन अप्रोच एंड कोड ऑफ द सॉल्यूशन। विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। इन द फर्स्ट टू क्वेश्चंस हमें सेम चीज़ें दी गई है, ठीक है। हमको सेम चीज़ फाइंड करनी है, बट उनमें डिफरेंस क्या है? उनमें सिर्फ डिफरेंस क्या है? कॉन्स्टेंट्स का डिफरेंस है, ठीक है। हमें फर्स्ट में एक थोड़ा लेस कॉन्स्टेंट है, तो वो ब्रूट फोर्स से काम कर जाएगा, ठीक है। इसमें ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन काम कर जाएगा। एंड इन द सेकंड सॉल्यूशन हमको कुछ एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच को फॉलो करना होगा, ठीक है, ताकि हमारे पास टीएलई ना आए, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड the problem statements, what we are given and what we have to find. In the problems we are given two positive integers n and limit, and we have to distribute the so we have to find the total number of ways to distribute n candies among three children such that no child get more than limit candies, ठीक है। So what we are given three child, ठीक है, three child given है हमको, and we are given some number of candies, let's say 5, ठीक है। then now we have to distribute these candies among these three children, ठीक है, under the condition that no child will get greater than limit candies, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास थ्री चाइल्ड है, हम एग्जांपल को अगर समझें, सॉल्व करने की कोशिश करें, तो जैसे कि लेट्स से हमारे पास ये पर्सन हो गया 1, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पे कितने दे सकते हैं हम इसको कैंडीज? इसको हम 0 कैंडीज दे सकते हैं, ठीक है। 1 कैंडीज दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, बट 3 नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इट इज एक्सीडिंग द लिमिट। हमारे पास लिमिट कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है फॉर दिस एग्जाम्पल, ठीक है। और अगर हम देखें सेकंड चाइल्ड की बात करें, ठीक है, सेकंड चाइल्ड की बात करें, तो अगर फर्स्ट को 0 है तो सेकंड के लिए 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी 0 1 2 एंड 0 1 2 वैलिड केस है, या तो 0 दे या 1 दे या 2 दे कैंडीज सेकंड को। एंड फॉर द थर्ड वन, ठीक है, थर्ड चाइल्ड के लिए हमारे पास अगर फर्स्ट को 0 दिए, सेकंड को 0 दिए, तो थर्ड को कितने दिन चाहिए हमको? 5 दिन चाहिए, क्योंकि हमें सारी कैंडीज को यूज करना है। एंड अगर हमारे पास फर्स्ट को 1 दिया गया है, एंड फर्स्ट को 0 दिया गया, सेकंड को 1, एंड थर्ड को कितने देंगे हम? 4। इस तरह 0 2 एंड यहाँ पे 3, एंड 0 1 0 एंड यहाँ पे कितने देंगे हम? यहाँ पे देंगे 4। यहाँ पे 1 1, तो यहाँ पे कितनी देनी पड़ेगी हमको? 3। यहाँ पे 1 2 कितनी दे चुके? 3 दे चुके हैं, तो रेस्ट कितनी बची है? 2 बची है। एंड अगर हमने फर्स्ट को 2 दिए, सेकंड को 0 दिए, तो थर्ड को कितनी देनी पड़ेगी हमको? 3 देनी पड़ेगी, क्योंकि हमको उनका सम 5 करना है। 0 0 0 0 0 प्लस 5, हमें 5 करना है। टोटल नंबर ऑफ कैंडीज सारी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कोई भी कैंडीज बचनी नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमें सब कुछ सब बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर हमने फर्स्ट को 2 दिए, सेकंड को 1 दिए, तो थर्ड को कितने देंगे हम? यहाँ पे देंगे 2। एंड इन दिस केस 2 2 हमें यहाँ पे देनी कितनी देनी पड़ेगी हमको? 1 देनी पड़ेगी। तो अगर हम इसमें देखें तो 5 इज ऑल्सो इनवैलिड केस, 4 इज इनवैलिड केस, 3 इज इनवैलिड केस, क्योंकि ये सब के सब लिमिट को एक्सीड कर रहे हैं। लिमिट हमारे पास क्या है? 2 की लिमिट है। तो जो 2 की लिमिट को सेटिस्फाई कर रहा है वो सिर्फ कितने हैं? यहाँ पे हमारे पास 3 बचे हैं। तो ये 3 केसेस लिमिट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, हमारी गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एंड तो हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर हमारे पास n इक्वल्स टू 5 है एंड लिमिट इक्वल्स टू 2 है, तो उसके लिए हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। लाइक देयर आर 3 पॉसिबल वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 5 कैंडीज अमंग 3 चिल्ड्रन अंडर लिमिट 2, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? हम यहाँ पे फर्स्ट कैंडिडेट को कैंडीज दे रहे हैं कुछ। अब कितनी दे रहे हैं उसको? ये तो हमारे पास ये लिमिट तक चली गई है, ठीक है, ये लिमिट तक चली गई है। बट अगर ये लिमिट ज्यादा होती, ठीक है, ये एन से ज्यादा होती लिमिट, तो तब हम क्या करते हैं? हम एन तक जाते। और अगर ये लिमिट एन से कम है तब लिमिट तक जाते। तो बेसिकली हम कहाँ तक जा रहे हैं? हम जा रहे हैं मिनिमम ऑफ लिमिट कोमा नंबर ऑफ कैंडीज, ठीक है। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे अगर कोड लिखने की कोशिश करें ब्रूट फोर्स तरह से, तो पहले चाइल्ड के लिए फ्रॉम आई, आई से लेके कहाँ आई के लिए क्या जा रहे हैं? फ्रॉम आई, आई जीरो इक्वल्स टू 0 टू कहाँ तक जा रहे हैं? जा रहे हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ कैंडीज कॉमा लिमिट, ठीक है। ये हो गया पहले कंडीशन के लिए, पहले चाइल्ड के लिए। एंड फॉर द सेकंड चाइल्ड अगर हम उसको डिनोट करें कि जे उसको कैंडीज दे रहे हैं, तो कितने दे सकते हैं उसको? 0 दे सकते हैं। नहीं तो कितने जाएगी? मिनिमम ऑफ लिमिट एंड रिमेनिंग कैंडीज, क्योंकि रिमेनिंग कितनी होगी? अगर हम फर्स्ट को आई कैंडीज दे चुके हैं, तो सेकंड के लिए कितनी बची है? एन माइनस आई बची है, ठीक है। इस तरह से थर्ड के लिए क्या हो जाएगा? थर्ड के लिए कितनी बचेगी? एन माइनस आई माइनस जे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कैंडीज हमारे पास एन थी, एंड कितने दे चुके हैं हम? आई दे चुके हैं, जे दे चुके हैं, तो के लिए कितनी बची है? इतनी बची है। तो बस हमें यहाँ पे क्या चेक करना होगा? इफ के इज लेस देन इक्वल टू लिमिट, ठीक है, अगर वो भी लिमिट को सेटिस्फाई कर दे रहा है, तो क्या होगा? हमारे पास आंसर में इंक्रीमेंट हो जाए। सो दिस विल बी द ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, ठीक है। सो दिस विल बी द ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन।
ये सॉल्यूशन क्या होगा, ये एक वैलिड नहीं होगा सेकंड क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी, ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, तो हमको कुछ ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। तो लेट अस लुक ऑन टू द ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज देख रहे हैं। तो अगर हम सेम एग्जाम्पल को कंसिडर करें, ठीक है, हमारे पास क्या था, n इक्वल टू 5 था एंड लिमिट कितनी थी, 2 थी। तो हमारे पास अगर हम माने हमने फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट चाइल्ड को नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितनी दी है, 1 दी है, तो सेकंड के लिए कितनी बचती है रिमेनिंग, सेकंड के लिए कितनी बचेगी, 4 बचेगी। ठीक है, यानी कि हम इसको आइदर सेकंड चाइल्ड के लिए 0 दे, 1 दे, 2 दे, 3 दे या फिर 4 दे, ये सेकंड के लिए है। तो अगर हम सेकंड को इतनी दी है तो फोर्थ के लिए क्या होगा, फोर्थ के लिए होगा 4 3 2 1 0, क्योंकि हमें इन दोनों का सम कितना बचेगा, होना चाहिए रिमेनिंग कैंडिडेट्स के इक्वल। 0 + 4 इज 4, 1 + 3 इज 4, 2 + 2 इज 4। बट अगर हम यहाँ पे देखें कि ये एक इनवैलिड केस है, ये भी इनवैलिड केस है, ये भी एंड ये भी, क्योंकि इनमें लिमिट की वैल्यू क्या हो रही है, एक्सीड हो रही है। तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला केस एक वैलिड केस बन रहा है। ठीक है, सिर्फ एक ये वैलिड केस बन रहा है। अब इसको हम फाइंड कैसे करें कि हमारे पास अगर रिमेनिंग कैंडिडेट्स कुछ हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमें रिमेनिंग पता है, लिमिट पता है, तो हम कैसे बता पाएंगे कितने नंबर ऑफ वैलिड केस होंगे। तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे एक जनरलाइज्ड व्यू में देखें, ठीक है, हम क्या करें, हमारे पास क्या पता होगा हमको, हमें पता होगा हमारे पास रिमेनिंग कैंडिडेट्स कितनी है, लेट्स से एक्स रिमेनिंग कैंडिडेट्स हमारे पास है, और लिमिट भी हमको गिवन है। ठीक है, लिमिट हमारे पास गिवन है, हमने मान लिया एल हमारे पास लिमिट है। तो सेकंड चाइल्ड के लिए क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू कहाँ तक जाएगा, वो एक्स तक जा सकता है, क्योंकि उसकी क्या है, रिमेनिंग कैंडिडेट्स उसके पास एक्स ही है। एंड इस वे में अगर देखें तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें 0 प्लस ये करना पड़ेगा, तो ये एक्स होना चाहिए, एंड दिस शुड बी एक्स माइनस 1, एंड दिस शुड बी एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4 एंड सो ऑन टू, ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स विच इज 0। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर हम देखें इसका ये कहाँ तक जाएगा, ये इस टाइप से इंक्रीज हो रहा है, एंड ये इधर को क्या हो रहा है, ये इधर को इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम देखें ये कहाँ तक चल जाएगा, ये एक्स तक जा सकता है, बट कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक ये लेस देन इक्वल टू लिमिट होगा। ठीक है, हम कितने टर्म्स लेंगे, जो टी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू लिमिट होगा। एंड इधर भी क्या होगा, हमारे पास ये क्या आ रहा है, देखो जैसे कि ये एक्स माइनस जीरो, जीरो टर्म के लिए एक्स माइनस जीरो है, सेकंड फर्स्ट टर्म के लिए एक्स माइनस 1 है। तो अगर हम टी टर्म के लिए बोलें, ठीक है, टी टर्म के लिए बोले तो वो हो जाएगा क्या, एक्स माइनस टी हो जाएगा। सो अगर हम टी टर्म्स देखें तो दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू लिमिट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टर्म्स आ जाएंगी, तो अगर हम एक्स को उधर ले जाएं, ठीक है, हम एक्स को उधर ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस लिमिट शुड बी लेस देन इक्वल टू टी। तो यहाँ से हमारे पास टी कितना आ रहा है, टी शुड बी, यहाँ से पता कितना लग पा रहा है हमें, तो यहाँ से हमारे पास टी की वैल्यू क्या आ जा रही है, तो हमें लग पा रहा है कि जो टी है शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स माइनस एल एंड शुड बी लेस देन इक्वल्स टू लिमिट। ठीक है, तो जो हमारे पास टी है ना, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो नंबर ऑफ टोटल वैलिड केस कितने हैं, वो ये आ पा रहा है फ्रॉम लिमिट एंड रिमेनिंग टर्म्स से। तो ये कितना होगा, ये तो एक कंटिन्यूअस वो है ना, लिमिट है। तो अगर हम इसको फाइंड करें इस रेंज में कितने टर्म्स आएंगी, तो क्या होगा, अगर हमारे पास कुछ दिया होता है कि अगर एक्स शुड बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी एंड लेस देन इक्वल्स टू ए, तो टोटल टर्म कितनी आती है, बी माइनस ए प्लस 1 आती है। ठीक है, सिमिलरली इस केस के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट माइनस एक्स माइनस लिमिट एंड प्लस 1। ठीक है, तो हमारे पास इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, बट ये भी क्या होगा, हमें यहाँ पे वो भी चीज़ अप्लाई करनी होगी कि अगर लिमिट एक्सीड कर रही है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट से एक्सीड कर रही है लिमिट हमारे पास, तो उसके लिए हम क्या कर रहे होंगे, हम यहाँ पे बस चेक कर रहे होंगे कि दिस शुड बी मिनिमम वैल्यू ऑफ लिमिट एंड टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग कैंडिडेट्स, यानी कि रिमेनिंग कैंडिडेट्स, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन, ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैक्स ऑफ 0, एक्स माइनस लिमिट, क्योंकि अगर ये लिमिट एक्स से भी ज्यादा होगी तो ये नेगेटिव वैल्यू दे देगा, बट हमें नेगेटिव नहीं चाहिए तो हम 0 ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये एक कंडीशन हो जाएगी एंड इसे हम आंसर में प्लस इक्वल टू कर देंगे। तो अगर हम इसका कोड देखें तो कोड इसका कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे हमने क्या करा है, सेम हमने वही कर रहे हैं, चेक करें आई के लिए मिनिमम ऑफ एन कॉमा लिमिट, एंड जो रिमेनिंग कितनी बची है, एन माइनस आई बची है। और हम यहाँ पे चेक करें कि अगर रिमेनिंग हमारे पास 2 इंटू लिमिट से कम होनी चाहिए, ऑब्वियसली ये कैसे होनी चाहिए कम, लाइक अगर हमारे पास जो रिमेनिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, अगर हमने ये भी चेक करना होगा, तो क्या है,
अगर हमारे पास दो चाइल्ड गिवन, ठीक है, दो चाइल्ड के लिए बची है क्या, रिमेनिंग कैंडीज बची है, हमने पहले को जो दे दिया वो तो हम कर ही रहे हैं, हम लूप से चेक कर रहे हैं कि पहले को इतनी दें, जीरो से लेके एन तक कैंडीज दे सकते हैं, मिनिमम ऑफ एन कॉमा लिमिट तक दे सकते हैं। एंड सेकंड के लिए हमारे पास कितनी बची है, रिमेनिंग कैंडीज बची है। अब उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम कितने दे सकते हैं, यहाँ पे हमने मैक्सिमम लिमिट दे चुके हैं और यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम लिमिट दे दें। तो अगर हमारे पास ये केस तभी वैलिड होगा जब रिमेनिंग जो कैंडीज है इज लेस देन इक्वल टू टू इंटू लिमिट हो, ठीक है। अगर वो टू इंटू लिमिट से ज्यादा होगा तो वो तो उसको एडजस्ट कर ही नहीं पाएगा, ऑब्वियसली उनमें से कोई ना कोई एक को में लिमिट से ज्यादा कैंडीज देनी पड़ेगी एंड दैट विल बी एन इनवैलिड केस। तो वैलिड केस क्या होगा कि जो रिमेनिंग कैंडीज है शुड बी लेस देन इक्वल टू टू इंटू लिमिट, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें तो जो टोटल नंबर ऑफ कैंडीज है शुड बी लेस देन इक्वल टू थ्री इंटू लिमिट, अगर थ्री इंटू लिमिट से ज्यादा है तो उस केस में हम रिटर्न जीरो कर दे रहे हैं। तो यही यहाँ पे कोड है, अगर इसको हम रन करें तो देखते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे रन हो चुका है परफेक्टली एंड इट इज गिविंग अस गुड रन टाइम। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। तो हमको सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमको दिया गया है एक इंटीजर n एंड हमको बताना है टोटल नंबर ऑफ गुड स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n कितनी होंगी, ठीक है। अब गुड सब स्ट्रिंग किसको क्या ला रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अ स्ट्रिंग s इज कॉल्ड गुड इफ इट कंटेन्स ओनली लोअर केस इंग्लिश लेटर्स एंड इट इज पॉसिबल टू रीअरेंज द कैरेक्टर्स ऑफ s सच दैट द न्यू स्ट्रिंग कंटेन्स लीड एज अ सब स्ट्रिंग, ठीक है। यानी कि कोई भी स्ट्रिंग जिसको रीअरेंज करने के बाद उसमें लीड एज ए सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर पाए, ठीक है। तो लीड एज ए सब स्ट्रिंग कैसे एग्जिस्ट कर पाएगा, अगर उसमें l एटलीस्ट वन टाइम प्रेजेंट हो, e जो है एटलीस्ट टू टाइम प्रेजेंट हो एंड t क्या है एटलीस्ट वन टाइम प्रेजेंट हो। अगर हमारे पास किसी स्ट्रिंग में ये कंडीशन सेटिस्फाई कर पाई है तो हम उसको क्या बोल देंगे, गुड स्ट्रिंग बोल देंगे। पोजीशन मैटर नहीं करेगा क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं एट लास्ट रीअरेंज ही कर रहे हैं, ठीक है। रीअरेंज कर देंगे तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे रिकर्जन अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है, और उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए डीपी। तो अब देखते हैं इसको अप्लाई हम कैसे कर रहे होंगे, तो इसके पीछे सोच लेते हैं अप्रोच। तो जैसे कि हमारे पास, तुम समझ लेते हैं इसके पीछे अप्रोच। लाइक हमारे पास क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग कितनी लेंथ की है, एन लेंथ की है। तो ये पहला कैरेक्टर के लिए हो गया, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए एंड सो ऑन टू लास्ट कैरेक्टर के लिए, ठीक है। तो हमारे पास हर एक के लिए चॉइस है, ठीक है, हर एक उसके में चॉइस है कि यहाँ पे हम या तो एल ले या ई ले या टी ले या फिर कुछ और ले, ठीक है। या तो एल ले या ई ले या टी ले या फिर कुछ और ले, मतलब कि हर पोजीशन पे या तो एल होगा या ई होगा या टी होगा या फिर रेस्ट 23 कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। या फिर ये क्या है, ये रेस्ट 23 कैरेक्टर्स है। तो हम हर बार क्या कर रहे होंगे, एक रिकर्सिवली चेक कर रहे होंगे, हमने अगर एल पास किया तो उसके लिए हम एक वेक्टर भी यूज कर रहे होंगे। लाइक हमने एक वेक्टर यूज करा काउंट, ठीक है, जो कि इसका साइज कितना होगा, 3 होगा। इसका साइज कितना होगा, 3 होगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो 0th इंडेक्स पे है वो डिनोट कर रहा है एल के साइज को, जो फर्स्ट पे है वो डिनोट कर रहा है ई के साइज को, नंबर ऑफ ई के अकरेंसेस को, एंड 2 पे जो है वो डिनोट कर रहा है टी के अकरेंसेस को। तो हम क्या करें, अगर हमने यहाँ पे किसी पोजीशन पे 0 को लिया है, मतलब ई को एल को लिया है, तो हम यहाँ पे इसमें इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। अगर किसी भी पोजीशन में ई को लिया है तो उसमें यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे, अगर टी को लिया तो यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे। एंड एट लास्ट जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे, ठीक है, जब हम पहुंचेंगे स्ट्रिंग के एंड में, ठीक है, एंड में पहुंचेंगे स्ट्रिंग के, तो हम क्या चेक करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे चेक करेंगे कि काउंट ऑफ जीरो, ठीक है, हम सिंपली चेक करेंगे कि काउंट एट जीरो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन है कि नहीं है, ठीक है। एंड काउंट एट वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू है कि नहीं है, एंड काउंट एट टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री है कि नहीं है, ठीक है। अब डायरेक्टली हम इसको कोड में समझते हैं कि हम इसको इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द कोड एडिटर। So initially we are given an integer n and we are assuming a vector named count of size 3. Why size 3? Because at index 0 we are denoting occurrences of character L and at index 1 we are denoting occurrences of character E and for 2 we are 2 is used for character L. तो हम यहाँ पे लेते हैं इनिशियली एक आंसर लेते हैं, इसमें हम कुछ ऑपरेशन करेंगे एंड उसको रिटर्न कर देंगे। अब ऑपरेशन क्या कर रहे हैं हम, उसको हम क्या करें, एक सॉल्व फंक्शन का मदद ले रहे हैं। सॉल्व फंक्शन क्या करेगा, हम एज्यूम कर रहे हैं सॉल्व फंक्शन क्या करता है कि एक n साइज का लेंथ लेता है n
एंड क्या करता है उसमें कुछ लेता है काउंट कि उसमें कितने, चेक करने के लिए काउंट क्या है, चेक करता है कि उसमें लीड आया है कि नहीं आया है। तो काउंट उसी के लिए है, अक्रेंसेस के लिए। हमने अगर इसमें पास किया ये तो हमें रिटर्न कर देगा कितना नंबर ऑफ पॉसिबल वेज है। अब हम इसको अगर सॉल्व फंक्शन को इम्प्लीमेंट करें तो बेसिकली इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, 1 होगा। एंड ये एक्सेप्ट क्या कर रहा है, एन एंड काउंट। ठीक है। अब क्या है कि अगर हमारे पास एन की वैल्यू क्या है, जीरो हो चुकी है। ठीक है, एन की वैल्यू क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। तो ये क्या चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि हमारे पास जो काउंट ऑफ जीरो है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन होना चाहिए, काउंट ऑफ वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू। बिकॉज लीट में क्या है, एल एक बार आ रहा है, ई दो बार आ रहा है, टी वन टाइम्स आ रहा है, जो कि हमने देखा था। ठीक है, अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये एक्सप्रेशन क्या रिटर्न करेगा, वन, अदरवाइज जीरो। अब यहाँ पे क्या करें, ये हो गया क्या, ये बेस केस हो गया चुका है। ये क्या हो चुका है, ये हो चुका है हमारे पास बेस केस। अब यहाँ पे हम इंप्लीमेंट करें, अगर हमने इंट लिया है आंसर इक्वल्स टू जीरो, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। या तो हम इस पोजीशन पे क्या लें, टेकिंग एल एट दिस पोजीशन। ठीक है, हमने अगर इस पोजीशन पे क्या लिया है, एल लिया है, तो क्या होगा, हम काउंट में, ठीक है, काउंट ऑफ जीरो में अगर ये क्या है, इट इज लेस देन इक्वल्स टू वन है, इट इज लेस देन वन है, तो हम क्या करेंगे, हम काउंट में, काउंट ऑफ जीरो में प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि अगर वो ऑलरेडी वन आ चुका है तो हमारे पास मैटर नहीं करता है। ठीक है, अगर काउंट में ऑलरेडी वन आ चुके हैं, यानी कि हमारे पास अकरेंसेस सेटिस्फाई हो चुके हैं, तो हमें इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, काउंट की वैल्यू, काउंट ऑफ जीरो अगर लेस देन वन है तो हम इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। तो अगर इंक्रीमेंट करा तो हम सिंपली पास करेंगे कि आंसर में प्लस इक्वल टू हो जाए, इस केस के लिए कि एक ये पोजीशन पे हो चुके हैं, तो हमने बाकी कितनी पोजीशन बची है, एन माइनस वन, एंड काउंट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, एंड सिमिलरली अब यहाँ पे क्या होगा, हमने यहाँ पे अगर काउंट की वैल्यू हमने कंसिडर करी है, ठीक है, जस्ट अ केस कंसिडर करा है इस आंसर के लिए, तो हमको उसको वापस डिक्रीमेंट भी करना होगा। ठीक है, और उसके लिए हमें क्या होगा, हमारे पास चेक करना होगा कि हमने इसको इंक्रीमेंट करा है। अगर उसको इंक्रीमेंट करा है तभी हम उसको डिक्रीमेंट करें। तो उसके लिए हमने एक बोल वेक्टर ले लिया, बोल वेरिएबल ले लिया है फ्लैग नाम से, जो कि इनिशियली फॉल्स होगा। एंड अगर हम इसमें इंक्रीमेंट करा है तो हम चेक करेंगे, इसकी वैल्यू ट्रू कर देंगे। एंड इफ फ्लैग इज ट्रू तो क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे काउंट ऑफ जीरो को, काउंट ऑफ जीरो विल बी डिक्रीमेंट एंड फ्लैग क्या हो जाएगा, अगेन फॉल्स हो जाएगा। एंड यही क्या काम करेंगे, यही काम हम बाकी चीज़ों के लिए भी करेंगे, कि अगर हमने यहाँ पे एल एल क्या लिया है, हमने अगर एल लिया है, अगर इस पोजिशन पे ई लिया है, एंड अगर लिया है क्या, टी, तो टी के लिए क्या हो जाएगा, ये एस हो जाएगा। एंड अगर एल भी नहीं लिया, ई भी नहीं लिया, तो रेस्ट ऑफ दी 23 कैरेक्टर्स होता है, यानी कि अदर। ठीक है, तो उसके अब हमने यहाँ पे चेंजेस कर दिए जो चेंजेस रिक्वायर्ड थे। अब अगर हमने कोई अदर कैरेक्टर लिया तो उसके लिए तो पॉसिबिलिटी क्या है कि इसमें 23 कैरेक्टर्स पॉसिबल है, तो 23 के लिए क्या हो जाएगा, 23 इंटू, हर एक के लिए सेम आएगा ना, कंडीशन काउंट तो सेम रहेगा, एक सेम टर्न करेगा। तो हम हर एक के लिए ना चला के 23 इंटू सोल्व कर दें तभी हमारे पास काम बन जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको रन करें तो हमारे पास ये चल जाना चाहिए। इट इज गिविंग रन टाइम। ओके, तो हमारे पास ये क्या है कि नंबर ऑफ पॉसिबल वेज काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या लेना होगा, एक मॉड वैल्यू लेनी होगी। तो हमने अगर यहाँ पे ले लेते हैं एक मॉड वैल्यू, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। अगर हम सब जगह पे मॉड अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो हमने मॉड अप्लाई कर चुके हैं। एंड अगर देखें इसका सॉल्यूशन, रन करके देखा हमने क्वेश्चन को, तो एक्सेप्ट हो रहा है। बट अगर इसको हम सबमिट करेंगे तो टीएलई दे देगा, जो कि ये क्या है, रिकर्सिव सॉल्यूशन है। इसमें हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग अभी अप्लाई नहीं करी है, तो ये टीएलई दे चुका है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसमें हम मेमोराइजेशन करते हैं। तो मेमोराइजेशन करने के लिए हम देख सकते हैं कि जो काउंट की वेक्टर है, जो काउंट में वैल्यूज है, वो आइदर जा रहा है जीरो या फिर वन। ठीक है, काउंट वन के लिए यानी कि ई के लिए या फिर जीरो होगा या वन होगा या फिर टू होगा। ठीक है, या फिर जीरो, देखो एल के लिए तो या तो जीरो होगा या वन होगा, ई के लिए जीरो वन या फिर टू, एंड टी के लिए अगेन जीरो या फिर वन। यानी कि
एल के लिए 2 पॉसिबल वैल्यूज है, ई के लिए 3 एंड टी के लिए कितनी है 2 एंड एन के लिए क्या है, एन के लिए जितनी एट मैक्स उसकी लिमिट है। तो अगर हम यहाँ पे डीपी नाम से एक एरे लें तो एन की कितनी एट मैक्स कितनी आ सकती है, एन की एट मैक्स वैल्यू हो सकती है 10⁵ के अराउंड। एंड ई के लिए क्या होगा, 2 पॉसिबल वैल्यूज है, क्या, आइदर 0 और 1। एंड ई के लिए क्या है, आइदर 0 1 और 2, उसके लिए 3 पॉसिबल वैल्यूज है। एंड सिमिलरली टी के लिए भी क्या है, सिर्फ 2 पॉसिबल वैल्यूज है, आइदर 0 और 1। ठीक है, तुमने ये डीपी कंसिडर कर चुके हैं एक ये मैट्रिक्स टाइप में। अब हम क्या करेंगे, उस डीपी को इनिशियलाइज कर देंगे विद 1। तो कैसे करेंगे, इस टाइप से। ठीक है, तो हमने इनिशियली डीपी को -1 से इनिशियलाइज कर लिया है। एंड हम यहाँ पे डीपी ग्लोबली है तो उसको पास करने की जरूरत नहीं है। बस सिंपली हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, हम यहाँ पे ले लेते हैं एक एलाइस। ठीक है, एक एलाइस ले लिया हमने, एलाइस नाम से रेफरेंस वेरिएबल, कि ये क्या करेगा, डीपी ऑफ एन को, काउंट ऑफ 0 को, काउंट ऑफ 1 को एंड काउंट ऑफ 2 को नोट करेगा। ठीक है, और हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ हमारे पास एलाइस की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू -1, तो हम यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर देंगे एलाइस को। एंड अगर नहीं है तो एट लास्ट हम इसको स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको रन करें, सबमिट करें सॉल्यूशन को, तो ये हमारा एक्सेप्ट हो चुका है विथ इट इज beating 100% of users. So that's all in this solution. So let's move on to the next question. So in the third question, we are given a 2D matrix of size m cross n, which is depicting m cross n different items in m different shops. Suppose we are given a 2D matrix, it is something like this, where this is depicting m rows and it is n items in it. So every row is depicting some shop, like this is shop number 1, this is shop number 2, and this is shop number 3. And every shop contains some items. So every shop contain n number of items. ठीक है, मैं उसको स्टेप से नोट कर दे रहा हूँ। अब क्या होगा, हमें जो शॉप में आइटम्स दे रखे हैं वो सॉर्टेड है। एंड सॉर्टेड किस टाइप से हैं कि वो इधर से इस टाइप इस तरफ को इंक्रीज कर दे रहे हैं। ठीक है, उनका जो वैल्यूज है इससे इधर को इंक्रीज कर रही है। ठीक है, इंक्रीजिंग इन दिस साइड। तो हमको बताना है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी स्पेंट ऑन बाइंग ऑल द प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऑल द एम क्रॉस एंड प्रोडक्ट्स में परचेस करने के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी कितनी हो सकती है यूटिलाइज। तो उसके लिए हम क्या कर रहे होंगे, हम यहाँ पे हर एक दिन में कुछ आइटम परचेस करेंगे। ठीक है, हम पर्टिकुलर डे पे एक ही आइटम परचेस करेंगे। ठीक है, एंड अगर हमने कोई आइटम डीएथ डे पे परचेस किया है, ठीक है, तो सो उसका प्राइस क्या होगा, उसका प्राइस होगा जो हमने उसकी वैल्यू होगा, आइटम की वैल्यू होगा, एंड जिस दिन हम उसको परचेस कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स से सपोज हमने उसको थर्ड डे परचेस करें, थर्ड मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट, वो उसका प्राइस होगा जो कि हमारे अमाउंट में कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि हमें किसी जेएस शॉप का हमें इधर से परचेज करना स्टार्ट करना है। ठीक है, यानी कि इसका जो राइट मोस्ट आइटम है पहले वो परचेज होगा, देन उसके एडजेसेंट एलिमेंट परचेज होंगे। ठीक है, ये कंडीशन को हम सेटिस्फाई करनी है। तो इसमें हमको बताना है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी स्पेंट ऑन बाइंग ऑल द एम्प्रोस एंड प्रोडक्ट्स। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली इसको क्या करेंगे, हम उस शॉप से परचेस करेंगे पहले जिसका सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू का आइटम होगा। क्योंकि अगर हम टू बिगर टर्म्स को, ठीक है, हम टू बिगर टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्रोडक्ट की जो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा आएगी। ठीक है, यानी कि जो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम इस कंडीशन को फॉलो करें, मतलब इसको थोड़ा समझें इंट्यूटिवली, तो हम क्या कर रहे होंगे, जो जिसका प्राइस ज़्यादा है उसको हम लेट में परचेस करेंगे, एंड जिसका प्राइस कम है उसको हम जल्दी परचेस करेंगे। क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन में कुछ उसके साथ फैक्टर जा रहा है, ठीक है, उससे हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम टू बिगर टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसका प्रोडक्ट आने के चांस ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम 10 × 10 करें, हमारे पास अगर 4 नंबर है, ठीक है, एक 10 है, 1 है, 10 है एंड 1 है। अगर हम 10 × 1 करें और 10 × 1 करें एंड दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है, 20 ही मिलता है। बट अगर हम टू बिगर टर्म्स को आपस में ऐड करें एंड टू स्मॉल टर्म्स को आपस में ऐड करें तो हमको क्या मिलेगा, 10 × 10 इज 100 एंड 1 × 1 इज 1, तो हमको मिल जाएगा क्या, 101 मिलेगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम जो बिगर टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड स्मॉल टर्म को बाद में कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो डी की वैल्यू इंक्रीज करते जा रही है। ठीक है, इंक्रीज करते जा रही है ना, यानी कि वो बड़ी बनती जा रही है। तो उसको हम क्या करेंगे, जो हाईएस्ट जिसका प्राइस जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसको हम सबसे लास्ट में परचेस करेंगे, एंड जिसकी वैल्यू कम होगी उसको सबसे स्टार्टिंग परचेस करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, अगर हम कोड एडिटर पे चलें डायरेक्टली समझने के लिए इसके, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने इस 2D वेक्टर को क्या करा है, यहाँ पे एक 1D वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, जितने भी इसके एलिमेंट है उसको 1D वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया।
एंड इसको हमें सॉर्ट करा, ठीक है, हमने इसको सॉर्ट करा। अब हमें कंडीशन क्या है कि हमें सारे एलिमेंट को, सारे आइटम्स को परचेज करना है। अब उसका कोई ऑर्डर नहीं है कि हम कौन सी शॉप से करें, वो हमारे पास हम इंडिपेंडेंट है, हम उस पर इंडिपेंडेंट है कि हम कोई सी भी शॉप से परचेज कर सकते हैं। बट गिवन दैट कि हमें राइट मोस्ट एलिमेंट को परचेज करना होगा पहले, एंड राइट मोस्ट एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ दैट शॉप, ठीक है। तो क्या होगा, हमने राइट मोस्ट के लिए क्या होगा कि हम पहले स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ही परचेज करें ऑब्वियसली, ठीक है। तो हमने क्या करें, यहाँ पे काउंट 1 करें, यानी कि काउंट को हम डे की तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी काउंट क्या है, डे को डिनोट कर रहा है। हमने डे 1 पे सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को परचेज करा, देन डे की वैल्यू इंक्रीज कर दी, ठीक है। तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ दैट आइटम इनटू डे वी आर परचेजिंग द आइटम। एंड यहाँ पे 1 LL क्यों लिया है, ताकि इसमें ओवरराइडिंग कंडीशन को बैलेंस हो जाए। तो अगर हम इसको फॉर लूप को कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर में क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी यूटिलाइज टू स्पेंड दिस अमाउंट ऑफ आइटम्स, तो वो हमें मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में इतना ही है, इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। बेसिकली मेन चीज़ यही है कि जो जिनका वैल्यू ज़्यादा है उनको हम बाद में परचेज करें, एंड जिनकी वैल्यू कम है उनको हम पहले परचेज कर लें। तो इस कंडीशन को हम फॉलो करें तो क्या होगा, एट लास्ट हमको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी मिल जाएगा। तो अगर हम इसको कोड को सबमिट करेंगे, so this runs fine and it is giving us good runtime. So that's all in this video, and make sure to hit the like button and subscribe my channel if you like the video.